नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। यूक्रेन की राजधानी है कीव और कीव में रूसी सेना के हमले से मची तबाही का सबसे ताजा वीडियो है जो सामने आ गया है। जोरदार तरीके से हमलावर इस वक्त रूस यूक्रेन पर नजर आ रहा है। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है चारों तरफ। अगर कीव में इस वक्त कुछ नजर आ रहा है तो वो तबाही के मंजर हैं। ये मंजर आप देख सकते हैं। यूक्रेन के महत्वपूर्ण ठिकानों को भी रूस चुन चुन कर निशाना बना रहा है। राजधानी कीव में कई ठिकाने रूसी हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि तबाही के मंजर इस वक्त सिर्फ यही दास्तान है यूक्रेन की राजधानी कीव की, जो अब खंडहर में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और इन तबाही की तस्वीरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। यूक्रेन की युद्ध भूमि से बड़ी तस्वीर पहली बार सामने आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आसमान में उड़ रहे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से पोजीशन लिए जवानों का वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो किस दिन का है, इसकी जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने साझा नहीं की है, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह वीडियो रूसी सेना का पहला आधिकारिक वीडियो है। ये जो तस्वीर आपने देखी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, ये आधिकारिक वीडियो जो शेयर किया गया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर से पोजीशन लेते रूसी जवान। कब का है वीडियो, तारीख साझा नहीं की गई है, लेकिन इस वीडियो को समझना बेहद जरूरी है। और इस वीडियो के जरिए क्या संदेश रूस की तरफ से दिया जा रहा है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए सीधे रुख करते हैं कर्नल दानवीर का। ये रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और इस समय जो स्क्रीन के ऊपर हेलीकॉप्टर 2 रोटर्स के साथ जो दिखा वो कैमॉव के A50 हेलीकॉप्टर है। उसके अलावा इनके पास और भी हेलीकॉप्टर हैं। Mi-35 असॉल्ट हेलीकॉप्टर है, साथ ही साथ Mi-28 हैवॉक हेलीकॉप्टर है। बहुत ही ख़तरनाक हेलीकॉप्टर हैं और हैवॉक को की तुलना अगर इंडियन ऑडियंस को समझनी हो तो आप हैवॉक को अपाचे के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इस समय रणभूमि पर, युद्ध क्षेत्र पर, और कितने लो लेवल पे फ्लाइंग चल रही है ये। और ये बेसिकली मनूवर हो रहा है जो एयर से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ट्रुप्स को एक जगह से दूसरी जगह साथ के साथ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Mi-17 भी दिखे थे और साथ के साथ ग्राउंड पर भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। टैंक मूवमेंट हो रहा है और उनकी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी आपको दिख रही हैं, लॉजिस्टिक कॉन्वॉयज भी दिख रही हैं और बहुत भारी मूवमेंट हो रहा है, मनूवर हो रहा है, एयर से हो रहा है, लैंड से हो रहा है। और आज यूक्रेन रूस युद्ध का 7वां दिन है, तो क्या अंदाजा लग रहा है आपको इन तस्वीरों को देखकर, कब की होंगी ये तस्वीरें? ये कहा नहीं जा सकता कब की होगी क्योंकि पूरी तरफ मनूवर चल रहा है। बिल्कुल सर, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। देखिए, फौरन खार्किव छोड़ें। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अर्जेंट एडवाइजरी जो जारी की गई है, खासतौर से खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए, फौरन खार्किव छोड़ दीजिए। जैसे हो सके
खार्किव से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और वक्त जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ अब करीब 3.5 घंटे का है, क्योंकि 6 बज चुके हैं। भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे तक के लिए कहा जा रहा है कि 9:30 बजे से पहले पहले आप खार्किव छोड़ दीजिए। और ये घंटे भर में जो दूसरी एडवाइजरी जारी की गई है उसके पीछे की वजह क्या है वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त खार्किव में सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज है। इस वक्त खार्किव दहला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ये समझ आ रहा है कि रूस ने ठान लिया है खार्किव को आज ही हार करना है। और इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। 1 घंटे में ये दूसरी एडवाइजरी है जो खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए जारी की गई है कि 9:30 बजे तक भारतीय समय अनुसार खार्किव खाली कर दीजिए। इस बीच सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह से जानते हैं। आशीष, ये खार्किव के लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नजर आ रहा है खार्किव पूरी तरीके से दहला हुआ, ऐसे में वहां फंसे छात्रों से यह अपील की जा रही है कि 9:30 बजे तक आप खार्किव छोड़ दीजिए। क्या उनके लिए किसी तरीके के इंतजाम भी किए जा रहे हैं खार्किव से निकालने के लिए उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार की तरफ से जो ये एडवाइजरी जारी की गई, 1 घंटे के भीतर दूसरी बार ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये सलाह दी गई है रोमाना की 11, 12, 16 किलोमीटर दूर 3 सुरक्षित स्थान है जहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है, जहां पर की ये व्यवस्था की गई है इन सभी स्टूडेंट्स को सेफली बॉर्डर तक पहुंचा करके क्रॉस कराने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आप इस एडवाइजरी को देखें, इसमें 2 बार अर्जेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रशिया ने जैसा क्लेम किया था कि खार्किव को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, उस बात का आभास हो चुका है। पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आने की खबर है और इसी वजह से भारत सरकार बार बार रिपीटेड ये एडवाइजरी जारी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि अर्जेंटली सभी भारतीय वहां से सुरक्षित निकले फटाफट और इन 3 जगहों पर सुरक्षित, जो कि 11, 12 और 16 किलोमीटर की दूरी पर खार्किव से यहाँ पर पहुंचे, जहां पर भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है इन सभी भारतीयों को सुरक्षित यहाँ से निकालने की। तो अर्जेंट एडवाइजरी जो भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, खार्किव से 11, 12 और 16 किलोमीटर दूर 3 पते भी बताए जा रहे हैं कि आप किसी तरीके से हो सके इन जगहों पर पहुंच जाइए। 9:30 बजे तक भारतीय समय अनुसार समय तय कर दिया गया है खार्किव को छोड़ने का भारतीयों के लिए, खासतौर से ये एडवाइजरी जो जारी की गई है। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं सौरभ शुक्ला जी। जरा उनका रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ, खैरसॉन को लेकर रशिया की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि पूरी तरीके से उसका कब्जा, अब खार्किव दहलता हुआ नजर आ रहा है। भारत की तरफ से 1 घंटे में 2 एडवाइजरीज वहां फंसे भारतीयों के लिए जारी की जा रही है। इसके मायने क्या हैं? क्या आज रात में जी खार्किव पर भी क्या रूस अपना परचम लहरा देगा? रोमाना, मैं आपको बताऊं, ये जो एडवाइजरी और खास तौर से जो अर्जेंसी जिस तरह की दिखाई गई है, जाहिर बात है कि सरकार के पास और हमारा विदेश मंत्रालय के पास कुछ ऐसी पुख्ता जानकारी है कि उनके सूत्रों से पता चला है कि वहां पर खतरा बढ़ सकता है। अब किस तरह का ऑपरेशन होगा, क्या होगा, ये तो स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, पर जाहिर बात है जो भी आपके माध्यम से इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, किसी तरह कोशिश करें कि वहां से सकुशल जो किसी और जगह पर चले जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त पल पल जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस जो है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि आज की उनकी स्ट्रैटेजी है कि और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं ये जो अटैक्स हैं। और खार्किव जो है वो उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने एक अपना मंसूबा बना लिया है कि वहां पर जो विजय है वो हासिल करना उनके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है जी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी नागरिक वहां हो, हालांकि काफी को वहां से निकाल लिया गया है, पर किसी तरह वो सेफ्टी पर चले जाए। और ये जाहिर बात है, ये जो एडवाइजरी मैं आपको बताऊं कि इसका एनालिसिस मैं यही कर सकता हूं, क्योंकि बार बार जो किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि समझना इस बात को चाहिए कि वाकई में इस तरीके की खुफिया जानकारी होगी भारत सरकार के पास कि कोई बड़ा मंसूबा रूस ने पाला हुआ है, खासतौर से आज रात में ही खार्किव को लेकर, जिसकी वजह से एमईए की तरफ से 1 घंटे में ये 2 एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के 7वें दिन नाटो की तरफ से
कहा जा रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा, रूस को जवाब दिया जाएगा। नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस नाटो को धमकी दे रहा है। युद्ध के 7वें दिन रूस की नाटो देशों को सीधे युद्ध की चेतावनी। ये बड़ी खबर है। रूस की तरफ से सीधे नाटो देशों को अब युद्ध की चेतावनी दी जा रही है। और आज रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है। आज ये बात रूस की तरफ से कही जा रही है। और जिस समय ये बात रूस की तरफ से कही जा रही है, मुझे लगता है कर्नल दानवीर बेहतर बता पाएंगे कि अब जो युद्ध भूमि है वो यूक्रेन के अंदर भी पूर्वी यूक्रेन से खिसक खिसक कर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। आज दिन में हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे ये युद्ध जो है आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर इसके कदम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही पूरे यूरोप की शांति और पूरे विश्व की शांति जो है एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। और साथ ही साथ क्यों हम भूल रहे हैं कि अभी विदेश मंत्रालय रशिया के मंत्री उन्होंने एक न्यूक्लियर धमकी भी दी है एक तरीके से। तो ये पूरे इस डायमेंशन को पूरा चेंज कर देता है जो अभी हम खार्किव और कीव और जो यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं। क्योंकि जैसा सौरभ ने कहा कि ये रशिया के लिए बहुत बहुत अहम है यूक्रेन, और यूक्रेन में वो बिल्कुल किसी हालत में नहीं हार सकते चाहे कुछ भी हो जाए। और क्योंकि रशिया बोल रहा है कि आप हमारे इस लड़ाई के बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। मुझे लगता है जल्दी से जरा सौरभ के पास चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए जिस तरीके से रूस आज इस युद्ध के 7वें दिन सीधे अब नाटो को खुली चुनौती, युद्ध की धमकी दे रहा है। यहां से क्या समझा जाए सौरभ, आखिरकार पुतिन का इरादा क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं रोमाना कि व्लादिमीर पुतिन इस बात से बिल्कुल तिलमिला गए हैं कि उनकी जो कैंपेन थी, जो 48 घंटे में वो सोच रहे थे कि हम लोग बिल्कुल ही ओवररन कर देंगे यूक्रेन को, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको उसमें बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली है। और मैं आपको बताऊं कि आपके पास कर्नल दानवीर भी बैठे हैं, वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अगर कोई भी कैंपेन में अगर आपको पहले 2-3 दिन में अगर आप एकदम रोक दिए जाते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है, और यही वो कर रहे हैं। अब वो इसीलिए एक तरफ फायर पावर का अधिक यूज कर रहे हैं, इसीलिए भारत को भी यह अंदेशा है कि क्या पता और ज्यादा बड़े पैमाने पर उनकी अटैक होगी। दूसरी बात, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स बार बार ये भी कर रहे हैं, एक तरफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी देते हैं, दूसरी बात जब वो बातचीत पे जाते हैं तो दिखाते हैं कि हमारे पास अपर हैंड है। तो ये कई आयामी बहुआयामी स्ट्रैटेजी जो है व्लादिमीर पुतिन और रूस यूज कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में, क्योंकि जो उनका मंसूबा था कि विश्व को दिखाना कि ये रीजन, ये देश उनके वर्चस्व का पार्ट है, वो चीज उनकी सफलता उसको नहीं मिल रही है। उसी के चलते ये सर मैं आपके पास लौटूंगी सौरभ जी, फिलहाल सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। पोलैंड पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लोग कुछ उल्टी सीख पढ़ा देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी और देश में चले जाएंगे तो शायद वहां पे कोई नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक। और एक चीज को याद रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा लेते। तो इस चीज को सबको बताइएगा। इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी चले जाओ, वहां पे पता नहीं बोझा ढोने का काम मिल जाएगा, कुछ पैसे कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट इज बेटर आप अपनी आवाज आ रही है उधर तक। Today we are so fortunate that we have got VK Singh Saab. He is our minister and he has वो पर्सनली आए हैं आपके लिए। जानते हो कि नहीं जानते? आज कोशिश है कि आप में से तकरीबन
इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूं। यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू। ये इंटरव्यू किया है हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी ने। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन दिया है देश को कि भारतीयों की वापसी के लिए, सुरक्षित वापसी के लिए यूक्रेन से भारत सरकार दिन रात जुटी हुई है। और सीधे रुक कर लेते हैं, इस वक्त शशि शेखर जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि शेखर सर, आपने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। खासतौर से इस वक्त देश जो है चिंतित है अपने उन युवाओं को लेकर जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या है भारत सरकार का प्लान उन्हें वापस लाने के लिए? आपसे क्या कहा पीएम ने? देखिए रोमाना, इंटरव्यू सिर्फ यूक्रेन पे नहीं था, इंटरव्यू बहुत से मुद्दों पर था। यूक्रेन की भी उनसे बात हुई और वो सारे मुद्दों का इंटरव्यू आप हिंदुस्तान या हिंदुस्तान टाइम्स में कल पढ़िए। जहां तक यूक्रेन की बात है, पीएम बहुत साफ थे, वो लगातार उसका अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है, सब लोग जानते हैं। वो एक एक आदमी को सकुशल वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कृतज्ञ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे, मौसम बाधा बना कई जगहों पर, कई जगह दुश्वारियां आई, लेकिन हमने उनसे पार पाया और इसको डील करने के लिए सरकारी मशीनरी के अलावा जो भारतीय डायस्पोरा वहां था उसका उपयोग किया गया और एनजीओ का भी उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर हमने छोड़ी नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आती है मंत्रियों को खड़ा देख के, उससे हमें अच्छा लगता है और मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि हम सबको वापस लेकर आए। सर, जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है कि साहब सरकार जो है वो तो यूपी चुनाव में ज्यादा व्यस्त मसरूफ रही और इस वजह से समय रहते चेती नहीं, क्या इस बाबत भी आपकी प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बातचीत हुई? उन्होंने किसी तरीके का कोई जवाब दिया? मैंने इस संबंध में उससे सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि उसके जब उन्होंने बड़ा डिटेल में सारी बातें बताई, अगर आप अभी हमारी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो मैंने डिटेल में लिखा है उसमें। लेकिन मैं बहुत साफ हूँ, सरकार कोई भी होती तो आरोप इसी तरीके के लगते। 3 बार गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी इससे पहले। ये बात पीएम ने नहीं कही है, मैं बोल रहा हूँ जी। अभी भी आज भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अभी आप वीके सिंह को दिखा रहे थे, 4 मंत्री वहां लगा रखे हैं। तो जाहिर है कमियां निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन वार क्षेत्र से लोगों, वार जोन से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होता है और सरकार लगी हुई है 24 घंटे। दैट आई कैन से विद एनी कन्विक्शन, क्योंकि मेरी जानकारी है वो। बिल्कुल तो माना बिल्कुल सर, कल तो देश जो है वो पढ़ेगा ही अखबार में और आज आप बता रहे हैं कि वेबसाइट पर भी हम उसके कुछ हिस्से पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो आपको लगता है आप इस वक्त एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं अपने इस खास इंटरव्यू के जो आपने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। शशि सर, देखिए, यूक्रेन के अलावा उन्होंने बहुत सी बातें कही कि किस तरीके से देश में जाति प्रथा टूट रही है क्योंकि विकास हो रहा है। उन्होंने वंशवाद की राजनीति को भी भ्रष्टाचार और लोगों के शोषण से जोड़ा कि कैसे लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता था। उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ तौर पे अपना एक रोड मैप बताया कि किस तरीके से वो देश के विकास पे लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत डिटेल में ये भी बताया कि उन्होंने कैसे 110 पिछड़े जिले चुने, उनको चुनने का एक प्रक्रिया अपनाई गई और आज वो जिले जो हैं कैसे बढ़ रहे हैं आगे। तो 7 सालों में उन्होंने आंकड़े ये भी दिए कि कैसे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, कैसे उनका रोड मैप है आगे बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत क्लियर थे। जहां तक देश को और चुनाव का सवाल था उस पर वो आश्वस्त थे कि 5 स्टेट्स में उनका प्रदर्शन जो है पहले से मुकाबले बेहतर होगा। और यूपी को लेकर वो बहुत साफ थे कि जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से परे हट के विकास को लेकर जो गवर्नमेंट ने काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो काम किया है, उनके निर्देशन में योगी ने जो काम किया है, उस पर वो सरकार में जरूर आए। बिल्कुल सर, ये सब सुनकर दिलचस्पी बढ़ गई है। जैसे ही मैं शो खत्म करूंगी फौरन इस इंटरव्यू को पढ़ूंगी और साथ ही मैं यकीनन ये कह सकती हूँ कि दर्शक भी बेसब्री से अब आपके इस इंटरव्यू का इंतजार करेंगे कल के अखबार में। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि भारतीयों से हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया है। खार्किव के समय के मुताबिक वहां के शाम 6 बजे तक की मोहलत दी गई है। भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे तक की मोहलत है। मतलब हर हाल में
खार्किव को वहां के समय के मुताबिक शाम 6 बजे तक जो भी भारतीय खार्किव में फंसे हुए हैं उसे खाली कर दें। 1 घंटे में 2 बार ये एडवाइजरी जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है और 3 जगह भी बताई गई हैं। एक जो खार्किव से 11 किलोमीटर दूर है पोसिचन, दूसरी जो खार्किव से 12 किलोमीटर दूर है बाबई और खार्किव से 16 किलोमीटर दूर एक तीसरी जगह का नाम भी इस एडवाइजरी में दिया गया है। भारतीयों से हर हाल में खार्किव छोड़ने की अपील, जल्द से जल्द खार्किव छोड़ें, यह कहा गया है इस अर्जेंट एडवाइजरी में। 1 घंटे में 2 एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीयों को जल्द से जल्द नजदीकी जगह जाने की सलाह दी गई है। 3 नजदीकी जगहों को इसमें चिन्हित किया गया है। 11 किलोमीटर दूर पेशोचन, 12 किलोमीटर दूर बाबई और खार्किव से 16 किलोमीटर दूर बेज़्लेदोव्का, वहां भी जा सकते हैं वो भारतीय छात्र जो खार्किव में फंसे हुए हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत सरकार के पास किसी तरीके की खुफिया जानकारी, जिसके चलते 1 घंटे में 2 बार ये एडवाइजरी जारी की गई है। खार्किव में रूस के हमले इस बीच लगातार तेज हो रहे हैं। जान बचाने के लिए मेट्रो की सुरंग का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव इस वक्त दहला हुआ है। और इस बीच रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान आरती सोनी हैं जो वॉइस ऑफ रशिया से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिरकार रूस परमाणु धमकी की बात कर रहा है, रूस नाटो के खिलाफ युद्ध छोड़ने की बात कर रहा है, रूस चाहता क्या है? आरती जी नमस्कार। मैंने पहले भी अपना जो विचार है वो स्पष्ट किए हुए थे कि यहाँ पर जो स्थिति मैं देख रही हूँ, यहाँ जो पत्रकारों से और यहाँ के जो राजनीतिक समीक्षक है उनसे भी बातचीत के आधार पर, सैन्य समीक्षक उनसे भी बातचीत के आधार पर ये कि रूस कभी भी धमकी नहीं दे रहा है, क्योंकि रूस ने पहले भी द्वितीय युद्ध की महाविभीषक को देखा था और अफगानिस्तान का युद्ध भी देखा था। तो इस कारण से रूस कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। और जैसे कि पोलैंड और रोमानिया के सीमावर्ती यूक्रेन के क्षेत्र हैं, वो हमेशा से भी नाजीवाद के समर्थक रहे हैं। इसीलिए रूस यदि यूक्रेन के अंदर अपनी जो अभी कार्रवाई कर रहा है, सैन्य कार्रवाई, उसका मतलब यही है कि वो नाजीवाद का, फाशिज्म का सफाया कह रही हैं कि रूस जो है वो युद्ध चाह नहीं रहा है, लेकिन आज जब दूसरे दौर की बातचीत होनी थी तो फिर संवाद हो नहीं पाता है। यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम रशियन अल्टीमेटम्स को स्वीकार करेंगे नहीं। रूस की तरफ से कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो फिर उसका हल परमाणु हमले से ही निकलेगा। तो फिर दुनिया इसे क्या देखे और क्या समझे? देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों के पास में परमाणु अस्त्र हैं। रूस का जो है वो पूरा स्पष्टीकरण के साथ किया गया है कि हाँ, रूस के पास परमाणु अस्त्र हैं और चेरनोबिल दुर्घटना भी सभी को मालूम है। इसीलिए रूस ने उन क्षेत्रों की ओर, अपनी सैन्य कार्रवाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है जहाँ पर जो परमाणु अस्त्र हमले की संभावना थी। इसीलिए मेरे विचार से रूस, जैसे बोला जा रहा है कि अधिकतर जो समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल्स दे रहे हैं कि रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, दरअसल मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से रूस के जो बड़े मंत्री हैं उनकी तरफ से दुनिया को चेताया जा रहा है कि साहब तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा, इसे दुनिया कह रही है कि रूस की बौखलाहट है। आप लोग जिस मिशन के साथ निकले थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे, तो वो प्लान जो है वो चौपट हो गया है। जिस तरीके की साहस और निडरता खासतौर से यूक्रेन के आम लोगों ने दिखाई है, उसने पानी फेर दिया है रूस के प्लान्स पर। 48 घंटे का रूस ने कभी भी पहले से ही ये नहीं बतलाया था कि 48 घंटे के अंदर वो सैन्य कार्रवाई पूरी कर लेगा। इसके लिए ज़्यादा 8, 9, 10 दिन का पहले से ही समय रखा गया था, ये समय अवधि थी। और जहाँ तक मैं फिर से बोल रही हूँ, टीवी चैनलों में और जो भी दिखाया जा रहा है, लुगांस्क, दनेस्क और जो फोटोशॉप है वो दिखाई जा रही हैं। मैं एक बार और फिर से बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि कीव तक यदि रूस सैन्य कार्रवाई करेगा तो इसका मतलब है वो नाजीवाद को ख़त्म करना चाहता है, जिसके कारण से पहले भी रूस में स्किन हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और वैसे भी इजराइल भी अपनी तरफ से यदि रूस को यहाँ समर्थन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि खुफिया सेवाओं को बहुत कुछ इस बारे में मालूम है।
नहीं, तो आपने जो बात हमारे कही है कि साहब 48 घंटे का कोई अल्टीमेटम रूस लेकर चला नहीं था, 8 से 10 दिन कम से कम इस युद्ध में लगने ही थे। तो ऐसे में दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि रूस बौखला गया है। जिस तरीके से दुनिया की तरफ से आर्थिक पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं, उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाती हुई नजर आ रही है। आर्थिक पाबंदियों का कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है आपके यहाँ? रूस के ऊपर पहले भी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी, इससे पहले भी लगाई गई थी यूरोपीय संघ की ओर से, पर रूस तो आगे बढ़ विकास होगा तो प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय संघ या अमेरिका के प्रतिबंधों से इस पर आप ये कह रही हैं कि जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं उसका कोई बुरा असर रूस पर पड़ नहीं रहा है, बल्कि उल्टे आप कह रही हैं इसका तो सकारात्मक असर पड़ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, मैम मैं आपके पास आऊंगी, मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता आप देख रहे हैं जेड तरार इस वक्त जुड़ गए हैं। जेड, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि जो बाइडेन साहब की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब रूस ने ये जो हमला किया ये अनप्रोवोक्ड, मतलब बिना किसी उकसावे का हमला था जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया, लेकिन हमने सुना आज एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन चल रहा है। मतलब रूस तो ये कह रहा है सीधे सीधे कि अमेरिका उकसा रहा है और इस वजह से रूस मजबूर है इस अटैक के लिए। जी देखिए रोमाना, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि रूस से और ख़ास तौर पर व्लादिमीर पुतिन और उनके जो इनर सर्कल है उससे बहुत बड़े झूठ निकलते हैं, बल्कि उन्होंने 1 लाख फौजी यूक्रेन के सरहद पर बिठाकर उन्होंने बार बार इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके कोई इरादे नहीं थे यूक्रेन पर हमला करने का, और क्या निकला अब उसके नतीजे हम देख रहे हैं अपने आंखों से। आम लोग, आम नागरिकों, बच्चे, औरतें इस वक्त रूस के बम और मिसाइल के नीचे गिर रहे हैं और उनकी फौत हो रही है इस वक्त हमारे पूरे विश्व के सामने। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने बहुत भरोसा करना है जो हम सुन रहे हैं मॉस्को से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ इसको कॉमन सेंस और ज़ाहिरी तौर पर हम इसको देखें जी, तो मेरे नहीं ख्याल के जो रूस के बहाने हैं उसमें कोई हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। उनके लोगों ने खुले आंखों से उन्होंने वोट किया है, उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वोट किया है, उन्होंने खुद ये रास्ता चुना है। वो चाहते थे कि वो ब्रसेल्स से करीब हो, वो नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीति मॉस्को में बने, और ये उनका हक है। ये आज़ाद लोग हैं, वो एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में शायद पूरे विश्व में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि नहीं समझ सकते कि आज़ादी क्या है और उनको आज़ादी क्यों चाहिए जी। और इसलिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और हम सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं इस वक्त रूस पर। ठीक है आरती जी, क्या रूस को इस बात का एहसास है, जो इस बात का जिक्र अभी जेड कर रहे थे कि साहब बम मिसाइल रूस के जो गिर रहे हैं उसमें यूक्रेन के अंदर किस तरीके की तबाही मच रही है, जो आम नागरिक हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, अमेरिका भी इस बात को दोहरा रहा है। देखिए, रूस कभी भी जो सैन्य ठिकानों पे उस पर हमला कर सकता है, पर कभी भी जहां पर आवासीय क्षेत्र है वहां पर हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि यदि आप साधारण समय को उदाहरण देती हूँ, भारत और पाकिस्तान, मैं बाहर रहती हूँ इसीलिए रूस में रहती हूँ, मैं अपने देश को अच्छी तरह से देखती हूँ। तो दो देश, एक देश बहुत उन्नति कर चुका है आज़ादी के बाद में, और दूसरा देश पाकिस्तान अभी भी। यदि पाकिस्तान उकसाने वाले कार्रवाई करेगा भारत के ऊपर और हमेशा उकसाता रहेगा और परमाणु अस्त्र उसके पास में है, तो क्या करेगा भारत उचित कदम उठाएगा उसके लिए। और कई बार हमने देखा है। और मैम देखिए ये युद्ध जिस तरीके की इस वक्त युद्ध भूमि से खबरें आ रही हैं, उसे किसी भी तरीके से आप इस तरीके के उदाहरण देकर जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आपने भारत का जिक्र किया, आप तो उदाहरण दे रही है और वो भी एक हाइपोथेटिकल उदाहरण। मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि पिछले 1 घंटे में भारत को खार्किव में फंसे अपने छात्रों के लिए
एक घंटे में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, अर्जेंट एडवाइजरी कि साहब खार्किव से निकलो, खार्किव को छोड़ दो, आप खार्किव में खतरा है। आप समझ रहे हैं ये खतरा किसकी वजह से है? क्योंकि बम और मिसाइल तो रूस बरसा रहा है ना। इसमें ये बात तो सही है क्योंकि खतरा है, पर इससे पहले बोला गया था कि भारतीय छात्रों को जब भारतीय राजदूतावास की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ है जब भारत ये भी कर सकता था कि रूस की तरह से, रूस के सीमावर्ती क्षेत्र या बेलारूस, क्रीमिया, वहां से भी अपने छात्रों को ला सकता था। जब ये बात मालूम है कि पोलैंड और रोमानिया के सीमावर्ती यूक्रेनी क्षेत्र में जहां फाशिज्म आज भी है, तो उन क्षेत्रों की ओर हमारी भी खुफिया एजेंसी अच्छी तरह से काम करती है, तो इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि आज से नहीं, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले। चलिए, मतलब आप किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है, आप सीधे सीधे हालात के लिए अमेरिका को ही घुमा फिरा कर जिम्मेदार मान रही है। तो जेड तारड़ हमारे साथ मौजूद है ना। जेड तारड़ साहब, दरअसल जो बात यहाँ पर आरती जी कह रही हैं वही रुख रूस का है, और रूस सीधे सीधे आपको, मतलब अमेरिका को जिम्मेदार मान रहा है इन हालात के लिए। और अभी कुछ देर पहले आप इसी शो में कह रहे थे कि साहब मॉस्को पर भरोसा किया नहीं जा सकता है, तो मॉस्को की तरफ से तो परमाणु हमले की भी बात की जा रही है, उसे अमेरिका किस तरीके से देख रहा है? जहाँ तक परमाणु हथियार हैं, हम समझते हैं कि ये जो बहुत आम से जो बातें हम सुन रहे हैं मॉस्को से, ये ख़तरनाक हैं, इसमें पूरे विश्व का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी जहाँ तक न्यूक्लियर राजनीति है उसमें कोई तब्दील नहीं आई, बल्कि जनवरी में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक न्यूक्लियर युद्ध में कोई जीतने वाले देश नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान है, पूरे विश्व का नुकसान है, और हम इसको बहुत संगीन मामला समझते हैं। देखो सर, युद्ध चाहे परमाणु युद्ध हो या गैर परमाणु युद्ध, हकीकत यही है कि युद्ध में फायदा किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और सिर्फ उन देशों का नुकसान नहीं है जो आपस में भिड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, बल्कि नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है, नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे रुक कर लेते हैं, इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो चुकी है। स्ट्रैटेजी और पीपल आर फिगरिंग आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑनवर्ड journey, where will they'll go from there? Okay, ma'am, I will take questions. तो विजयलक्ष्मी हूँ मैं इंडिया टीवी से। एक और छात्र की मौत की खबर वहां पर आ रही है, उसके बारे में किस तरह की जानकारी है? चंदन जिंदल। One more in this round perhaps, or let me answer this. I mean, if you have something different, I'll come round to it. देखिए, नीरज से शुरू करता हूँ। आपने कहा ये रूसी इनपुट्स हैं किस तरह, खुफिया तो पता नहीं कुछ, पर Kanwaljit also asked about the assurances. Look, let me repeat what I said. We have issued this advisory based on inputs that the Russian side has given. We haven't chosen these locations. We haven't chosen the time. These are based on inputs that, as you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side. I can't say anything beyond this because I think that's pretty self-evident. So I think those questions, I think that addresses that. Meghna, your question is also similar. The three locations that you mentioned, there's no particular strategy as such. These were locations that are reasonably close, and we feel these are our safe zones. And the request is to see if they can move there. Yes, I understand the difficulties. I understand some places, some people are reporting some difficulties of various kinds, including violence continuing. But look, we'll work with that. We are in touch with the student coordinators, and this advisory we would urge everyone to take seriously and leave. Siddhant, you mentioned how many people. It's a very difficult question to answer. We've been trying to give you assessments of where people are. I don't think it will be an appropriate and accurate, considering that we're asking people to move out. As I mentioned, we had an original number of about 20,000 who had registered. Our sense is that the number of people who were there were a little more than who had registered, because we have now a broad understanding that about 17,000 people, or near 17,000 people have left. So there would have been a little more to begin with who may not have registered, but obviously we will bring back every Indian who's there.
So I don't think it's. I know that some people left last night from Kharkiv in some trains today morning. So I think instead of looking at those numbers, let's see whoever is left. Let's see if we can get them all in. As you know, in Kyiv we managed to do that. Fingers crossed that Kharkiv also continues the same way. विजय लक्ष्मी जी, आपने जिक्र किया एक इंडियन स्टूडेंट जिसके बारे में जी सॉरी आप यहीं बैठे हुए हैं. मेरे पास कुछ इसमें खबर है. चंदन जिंदल एक स्टूडेंट विनीत्सिया में पढ़ रहे थे. आज उनकी मौत हो गई और कंडोलेंसेस टू द फैमिली. बट ये नेचुरल कॉजेस में से हुई है. वो काफी दिन से हॉस्पिटल में थे और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर हैं यूक्रेन में उनके साथ. और हमारी तरफ से हमारी शोक एंड और डीपेस्ट कंडोलेंसेस. Let me go on to the next set of questions. Okay, hold on. You've been raising your hand earlier, so let me go here. Then come ABP News आपको रखे आगे.